नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, सिनेमा, टेलीविजन, रंगमंच से जुड़े हुए, सिनेमा का एक जाना-माना नाम। स्वागत करती हूँ राजेंद्र सेठी जी का। सर, आपका हमारे इस मंच पे बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू जी, नमस्कार। सर, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि आजकल मायूसी का माहौल चल रहा है, तो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है कि लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। तो ऐसे में जो यंग परफॉर्मर्स हैं, हमारा ये मकसद है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज हमारे यहाँ आती है, उनकी जो लाइफ की इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं, वो इंस्पायर होते हैं। चाहे वो ऑफलाइन देखें या अभी लाइव देखें, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि उनको इससे जो एक पॉजिटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो मिलती है। तो मैं आपसे, आपका जो सफर रहा है खास तौर पे रंगमंच का, तो मैं चाहूंगी कि वो आप हमसे साझा कीजिए। जी जी, सबसे पहले जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। रंगमंच का दरअसल में जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे रंगमंच के बारे में उसकी एबीसीडी भी नहीं मालूम थी कि रंगमंच क्या होता है, नाटक क्या होते हैं। और छोटी उम्र थी, और उस उम्र के दौरान में आप जो फिल्मों से प्रभावित होते हैं, हमारे दौर की वो फिल्में शोले हो या अमिताभ बच्चन साहब की त्रिशूल हो, जिन छोटी मोटी फिल्में देखकर जो थोड़ा सा कुछ करने की इच्छा जागृत होती थी, वो था। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। मेरी वहाँ पर अपना दिल्ली में मेरा अपना सेठी रेस्टोरेंट करके ढाबा था, और ढाबे पे हम बैठे थे। तो उसी दौरान में एक कलाकार, जिन्होंने उन दिनों में 2 फिल्में की हुई थी, कोई एक फिल्म थी दारा सिंह की भक्ति में शक्ति, पंजाब के एक एक्टर थे खुशहाल सिंह, खुशवंत सिंह, मुझे नाम जहन में पूरी तरह से कौन नहीं रहा, लेकिन मुझे मालूम है। और वो हमारे पड़ोस में खाना खाने आया करते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार देखा तो उन्होंने कहा, क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे नहीं मालूम ये बात। तो उन्होंने कहा, तुम्हें मैं बताया मुझे तुम्हारे कोलीग ने कि तुम जो है एक्टिंग करते हो, शत्रुघ्न सिन्हा की कॉपी करते हो, अमजद खान की करते हो। मगर मैं देखता हूँ, थोड़ी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं। तो कुछ बातचीत के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको सही दिशा की जरूरत है, और मैं आपको एक व्यक्ति से मिला दूंगा, तो आपका रास्ता वहां से अच्छा शुरू होगा। मैं सच्ची बताऊं, मुझे कभी नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने मुझे अगले दिन 3 बजे का टाइम दिया कि आप मंडी हाउस में रविंद्र भवन के लॉन में 3 बजे पहुंचे, मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाऊंगा। और आप यकीन मानिए, मेरा घर भी वहीं पर था, वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में मंडी हाउस है। मुझे मंडी हाउस नहीं मालूम था, जबकि मैं निकला वहां पर 50 बार हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये मंडी हाउस है। जो 2 व्हीलर स्कूटर लेके निकले तो देख लिया कि यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, 7 रोड निकलते हैं एक तरफ, बस यही सिर्फ दिख रहा था। तो जब मैं पहुंचा ढूंढते ढूंढते हुए, फिर रविंद्र भवन की वॉल की पहचान की और लॉन में जाके मिला, तो वहाँ वो बैठे मिले मुझे, और उन्होंने मुझे शेखर वैष्णवी जी थे जिनसे उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई हस्ताक्षर ग्रुप में। और उन्होंने कहा कि ये इस बच्चे को सही ट्रैक की ज़रूरत है, तो आप इसकी मदद करो। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि आप 2-3 घंटे रोज दे सकते हो? मैंने कहा हाँ, कोशिश करेंगे, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो टाइम वो शाम का 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता था, और मैंने जाना शुरू किया। ईमानदारी से बताऊं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं कुछ ढेर सारे लोगों को देखकर, कुछ महिला पात्र भी बैठे हुए हैं, कुछ पुरुष भी बैठे हैं, लड़के भी एज ग्रुप के, वो बैठे हुए, वो रिहर्सल करते थे। इधर रिहर्सल चल रही इनकी सुनता था, उधर मेघदूत थिएटर साथ में था, मेघदूत थिएटर में रिहर्सल चल रही होती थी। उन दिनों मुख्यमंत्री प्ले था रंजीत कपूर जी का, उनके शोज होने वाले थे। उससे पहले बेगम का तकिया हो चुका था। तो मैं आवाजें सुनता था, कौन सी थी, मैंने क्या होता क्या है, ये सब लोग इतना चिल्लाते क्यों रहते हैं। फिर रिहर्सल करते करते, देखते देखते, एक्टिंग करते लोगों को देखा, तो मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। पहले एक प्ले किया, एक था गधा, उसमें एक छोटा सा रोल किया। फिर यक्ष प्रश्न में
एक प्ले था, उनके साथ किया। फिर उसी एक्सप्रेस में मुझे उन्होंने मेजर रोल में कास्ट किया। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो गया। अब ईमानदारी से समझ में आने लगा कि हाँ, ये सही जगह पर आप आ गए। तो उस दौरान में थिएटर जब शुरू हुआ तो फिर मैं बहुत ईमानदारी से, जितना, क्योंकि थियोरेटिकली मैं साउंड नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना है। जो मैं सीख रहा था वो लोगों के साथ रहते रहते सीख रहा था। और मज़े की बात ये थी कि मेरी शुरुआत बहुत अच्छे ग्रुप से हुई, और ऐसे ग्रुप से हुई जो खुद भी, शेखर वैष्णवी जी एनएसडी पास आउट थे, रेपेट्री उन दिनों बाहर आए हुए थे, और वो लगातार प्लेस कर रहे थे। उसी ज़माने में उधर एम के रैना जी का प्रयोग थिएटर चल रहा था, उनके मंच का नाम प्रयोग था, ग्रुप का नाम। वो बड़ी ही हलचल रहती, जो गजब का एटमॉस्फेयर था। और आपको मैं ईमानदारी से एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे ये भी नहीं मालूम था ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की कोई चीज़ है। मैं उसके आसपास ही घूम रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम। और शेखर वैष्णवी जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उनकी कुछ थोड़ी सी शायद नाराजगी थी, तो वो कहते थे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही काम करो और आप बहुत कुछ सीखोगे। फिर किसी तरीके से मेरा ग्रुप एनएसडी में जाना हुआ, और मैं चकाचौंध हो गया एक तरफ देखकर। फिर मैंने वहाँ प्लेस देखे, और प्लेस भी शुरुआत में वो देखे जो थर्ड ईयर के डिप्लोमा प्रोडक्शन के होते हैं। अब मेरा रुझान 200% उधर ही हो गया। इधर मेरे माँ बाप, फैमिली खपा कि आदमी तो गया हाथ से, और सच में गया, इसमें कोई शक भी नहीं था। फिर हस्ताक्षर ग्रुप से बाहर में आया, फिर मैंने यात्री ग्रुप किया, दीपक केजरीवाल जी के साथ प्ले किया, पीजा तीजा। फिर एलटी जी आया। फिर इसी दौरान में बाहर लंका धीराज करके एक प्ले किया, सानी साहब थे, उनका पूरा नाम है विजय ऐसे ही सोनी साहब थे, उनके साथ किया। फिर हमारे उसी दौरान में जितने भी एनएसडी जो पास आउट थे, जिसमें वीरू भाई थे, वीरेंद्र सक्सेना, देवेंद्र राज अंकुर जी, सुरेंद्र शर्मा, मनोज वाजपेयी, पीयूष मिश्रा, मतलब कम से कम ढेरों नाम, राजेंद्र गुप्ता, दीपा शाही, इन लोगों ने मिलकर एक संभव ग्रुप फॉर्म किया, जिसमें उस दौरान में ये था कि एक प्ले के वो प्ले करेंगे और 1 महीने में एक प्ले तैयार करेंगे, उसके 12 शो कम से कम करेंगे। तो उस ग्रुप में फिर थोड़ी मशक्कत के बाद मुझे भी लिया गया, और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। तो हम लोगों ने वीरू भाई के साथ प्ले किया, ये आदमी ये चूहे। फिर देवेंद्र राज अंकुर जी के साथ किया, अजनबी। फिर उसके बाद 1-2 प्लेस और किए। फिर एक घटनाक्रम बहुत पीक पे चल रही थी सारी कहानी, मतलब कि अब लग रहा था कि अब दुनिया के अब सारे रास्ते खुल गए, अब कोई नहीं रोक सकता। एक घटनाक्रम ने मुझे तोड़ दिया। मेरे फादर का इंतकाल हो गया 1984। जो इंदिरा जी के मौत के बाद जो रॉयट्स हुए थे, उनका जहनी तौर पे उन पर काफ़ी असर हुआ, और बाद में वो 15-20 दिन बाद उस बीमारी में, सर दर्द की बीमारी की वजह से हेडेक हुआ उनको, और वो गुजर गए। फिर सारी जिम्मेदारियां, ढाबा भी संभालना, परिवार भी संभालना, उस दौरान में मैं ये सारी चीज़ें, फिर थिएटर छोड़ दिया, और मेरा सारा रुझान उस तरफ। बहुत बहुत बुरा वक्त था, मतलब कि मैं जो सुन रहे हैं मैं उनके लिए बोलूँगा, किसी वक्त में टूटना नहीं चाहिए, बस एक बार अपनी तरफ से लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, वही शायद कामयाब कर गई। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं आज कामयाब हूँ, मैं ये कहता हूँ उस दौर से निकलने में मैं कामयाब हूँ। और उस दौर से निकलकर 84 के बाद फिर मेरा 85 एंड तक दोबारा से संभव ग्रुप प्ले शुरू हुए, और उसमें मैंने फिर सुभाष उद्गाता जी के साथ शकुंतला की अंगूठी किया। फिर मैंने अवेकन से सुरेंद्र मिश्रा की डायरेक्शन में उठ जाग मुसाफिर किया। तो ये चलता रहा। फिर रंजीत भाई के साथ भी, रंजीत कपूर जी के साथ भी प्ले किया, कोर्ट मार्शल, एक आधा प्ले और किया। तो ये सब चलता रहा। इसी दौरान में ये लगने लगा कि कुछ पैसा कमाने के लिए भी होना चाहिए, तो थोड़ा इतना तजुर्बा हासिल हो गया था। तो फिर मैंने कुछ मिनिस्ट्री की फिल्म्स की, काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली टेलीफिल्म की। उसका टाइटल हिंदी था, फिर हमने उसको पंजाबी में भी किया था। फिर दूरदर्शन के लिए मैंने 2-3 एक प्ले किया, फिर उठ जाग मुसाफिर किया। ये सब कुछ चल रहा था थिएटर में, और इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, चाहे मैंने उसमें अच्छे रोल किए चाहे छोटे रोल किए, लेकिन उसने मुझे कुछ ना कुछ दिया।
और उसने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर दिया कि मुझे कहीं रुकने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर एक दौर आया कि मेरे साथ के सभी लोग मुंबई में सेटल हो चुके थे, जो मेरे थिएटर ग्रुप के लोग थे। उस समय मनोज पावा जी थे, मनोज वाजपेयी जी थे, आशीष विद्यार्थी थे, राजेंद्र गुप्ता थे, दीपा साई थी, कम से कम 20-25 लोग। वीरू भाई तो पहले ही शिफ्ट हो गए थे। तो कहीं एक थोड़ी सी रहती थी कसक कि करते हैं यार, हम भी बॉम्बे जाते, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से मैं नहीं निकल पाता था। मुझे बहुत टाइम लगा निकलने में। सबकी शादियाँ की, अपनी शादी की, फिर अपनी मिसेस को समझाया कि करने दो यार। तो फिर मैं 98 में इधर आया। लेकिन यहाँ आकर भी आसान नहीं था। जानता मैं सबको था, लेकिन सबसे तो नहीं कह सकता था कि आप मुझे मदद करो। उस दौर में अनुभव सिन्हा थे जो दोस्त थे, उनको कह सकता था। और मेरे एक दोस्त सुशील दत्ता जो निम्बस में थे, उनको कह सकता था। अनुभव सिन्हा उस समय सी हॉक करके एक प्ले का वो सीरीज कर रहे थे टेलीविजन की। लेकिन मैं जैसे ही पहुंचा उनका प्रोडक्शन हाउस में कोई टेंशन, उन्होंने छोड़ दिया। सुशील दत्ता जी जो निम्बस में थे, उनके वहाँ पहुंचा, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो मैं नीलबटा सन्नाटा कि अब क्या करें। लेकिन फिर उन चीज़ों ने बड़ी मदद की। ये जो एपिसोडिक शोज होते हैं, उस समय सैटरडे सस्पेंस करके था, या सीआईडी, आहट, तो ये कर करके हम अपना सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मैं लौटने वाला था। मैं उस तरह का संघर्ष तो नहीं कर सकता था कि पैसे खत्म हो रहे थे। तो वो संघर्ष का दौर नहीं था कि आप दिखावा करो कि मैंने भूखे पेट रहकर काम किया है, या मैं 2 दिन भूखा रहा, या मैंने चने खाए। वो दौर खत्म हो गया। आप फिट हो, आप स्वस्थ हो, तभी आप अपना अच्छा दे भी सकते हो। और लुक तो आपका बहुत ज़रूरी है ही है। लेकिन मैं लौट गया तो मेरे दोस्त हैं दिल्ली में, चेतन त्रेहन, वो मेरे पीछे पड़ गए। तो कहते क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं, पैसे की प्रॉब्लम। उन्होंने कहा पैसे मैं दूंगा, तू लौट जा। तो उनका अच्छा उस समय बिजनेस चल रहा था, उन्होंने मुझे पैसे दिए 10,000 रुपये। उस समय 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी 99 तक। मैं लौटा और मेरे दोस्त हैं अरविंद बब्बल, जो उस समय कर्तव्य सीरियल कर रहे थे, उन्होंने मुझे कमिट किया होता, तू जा मत, कोई अच्छा रोल आते ही तेरे लायक करेंगे। और मैं लौटा 10-15 दिन बाद मैंने वो करना शुरू किया, कर्तव्य सीरियल, एक नेगेटिव रोल के साथ। इधर सुशील दत्ता जी ने दोबारा ज्वाइन कर लिया निम्बस में। वहाँ एक न्याय करके सीरियल हुआ जो डीडी मेट्रो पर आता था, सुधीर मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे थे और सोहेल ततारी। तो वहाँ एक रोल मिल गया, फिर उसके बाद एक नेगेटिव रोल मिला, और फिर वो सिलसिला चल पड़ा। लेकिन हुआ मुश्किलों से, हिम्मत ना हारने की वजह से, या किसी का मदद का हाथ लग जाने के बाद। यहाँ तक की जर्नी, थिएटर से लेके यहाँ तक की छोटी सी जर्नी इस तरह की है। क्या बात। और इसी जर्नी में कितनी इंस्पिरेशनल बातें कही आपने कि आपको हर हालत में पॉजिटिव रहना चाहिए और मेंटली आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर मेंटली वीक हो जाएं या परेशानी से घबरा जाएं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात कही। यहाँ मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपने थिएटर से शुरुआत की, आपको थिएटर का इतना पता नहीं था। तो अगर आज की बात करें, जैसे थिएटर में कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, खासतौर पे थिएटर आपको इतना कुछ दे देता है तो वहाँ पे रोल मैटर नहीं करता। आप अगर क्लाइंट में भी खड़े रहोगे, आप साइलेंट भी रहोगे, तब भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो मैं आज आपसे बैक स्टेज भी हो गए ना, तब भी आप सीख रहे हो, सीख सकते हो। यही मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार आजकल ये होता है कि नहीं, कुछ लोग खास तौर पर जो यंग परफॉर्मर्स हैं, वो आते ही कोशिश करते हैं कि हमें कोई बड़ा रोल मिल जाए, छोटा रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे उनको जो, और थिएटर में झाड़ू लगाना, ये सब इनसे तो आदमी सीखता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, छोटा रोल बड़ा रोल मायने तो रखता है, लेकिन वो तब मायने रखता है कि जब आप उस लायक हो चुके हों कि छोटे बड़े का फर्क समझ पाए कि ये बड़ा रोल क्यों नहीं मिला और ये छोटा रोल मुझे क्यों मिल रहा है। वो उस समय नहीं समझ में आती। अगर आप में सीखने की लालसा है, अगर आप करना जानते हैं कि नहीं मुझे इसी जगह रहना और यहीं से मुझे इस बड़े रोल तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको समझना होगा।
वो समय देना होगा और उन लोगों तक भी ये बात मतलब कि पहुंचानी होगी या समझानी होगी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस जगह जिस रोल को मुझे करना है वो आप खुद कहें कि नहीं नहीं तू डिजर्व करता है कि तुझे ये रोल करना चाहिए। कि आपको सुनने के बाद लोग आज भी कहते हैं कि मेरे ही मित्र हैं। मुझे याद है हम फिल्म कर रहे थे लव शब्द चिकन खुराना, तो पीयूष मिश्रा जी ने वो देखी थी, तो पीयूष मिश्रा ने बोला कि यार सेठी तू छोटे रोल करना बंद कर, अब तो ये ऐसा मत कर। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन थिएटर में जहां तक की बात है, थिएटर में इतनी जल्दी नहीं होती सारी चीजें, क्योंकि वो अपना समय मांगती है। देखिए एक कोई भी प्ले होने जा रहा है, उसकी महीने 2 महीने की रिहर्सल होती है और रिहर्सल के बाद आप मंच पे पहुंचते हो। वो महीना 2 महीना कम नहीं होता है। और वो महीने 2 महीने के बीच में जो आप बैक स्टेज में रहते हुए भी या उस रिहर्सल को देखते हुए जो गेन करते हो वो गजब होता है। अगर मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, आज रंजीत भाई एक प्ले कर रहे थे, एक रुका हुआ फैसला, और मैं शेखर वैष्णवी जी के ग्रुप में था। और वो बिल्कुल ओपन में, वहाँ रविंद्र भवन की बैक साइड में कैंटीन हुआ करती थी, अम्मा जी की कैंटीन, जो अम्मा जी फिर बाद में मंडी हाउस में दूरदर्शन के गेट के बाहर चली गई। तो उनकी चेयर्स लेके या जो छोटी सी 2 फीट की फुटपाथ बनी हुई थी, उसी में इम्प्रोवाइज करके 12 लोग रिहर्सल करते थे और मैं दूर से देखता रहता था। तो एक दिन मेरी समझ में आया कि मुझे जाकर बात करनी चाहिए। तो मैं रंजीत भाई के पास गया, मैं कहा सर क्या मैं बैठ के सिर्फ देख सकता हूँ? मैं वो पूरी रिहर्सल रोज आना बैठ के देखता था। और फिर उसी शोज को जाके जब श्रीराम सेंटर में उसके शोज हुए, कम से कम 3-4 शोज तो मैंने देखे ही होंगे। वो देखने भर में जो आग लगती थी ना मेरे अंदर कि यार ये कैसे, मतलब मैं उनका बड़ा मुरीद था, उनकी पहले परफॉर्मेंस देख चुका था पंकज भाई की मुख्यमंत्री में। वो तो एक छोटा सा किरदार के लिए आते थे, 2 एंट्री होती थी उनकी प्ले के अंदर और पूरा हिला के चले जाते थे। मतलब कि समझ नहीं आता था कि क्या करेक्टराइजेशन है। और पंकज भाई जो रुका हुआ फैसला में जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने अख्तियार की हुई थी, वो रोड पे भी वैसे ही चलते थे। तो मैं बड़ा हैरान पहुंचा कि सर ये कौन सा तरीका है एक्टिंग करने का, तुम निकल गए तो नॉर्मल जिंदगी जो। लेकिन मंडियों से एक ऐसी जगह थी जहां पर आर्ट एंड कल्चर का ही पूरा एटमोसफेयर था। तो यही बात में मैं लौट कर आता हूँ कि ये सिर्फ ललक होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि मुझे भी यहाँ तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा ईमानदारी से, और वो भटकना नहीं है फिर इधर उधर। अगर आपको एक गुरु सही मिल गया, जैसे हमें शेखर वैष्णवी जी मिले, तो 2 साल अगर जितना उनके साथ काम किया तो वो मिले। गुरु तो लगातार मिलते गए, कोई सिर्फ नहीं कि एक गुरु था। अगर मैं वहां से शेखर वैष्णवी से बाहर आया तो मेरे लिए गुरु वो थे दीपक आदित्य केजरीवाल। उसके बाद संभव के जिन्होंने खास तौर पे वीरू भाई ने मेरे लिए लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि मैं थोड़ा सा तुरक मिजाज का था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं एक्टर तो यही चाहिए। फिर उसके बाद जो तारीफें हुई, फिर वो वीरू भाई का बहुत बड़ा मेरे ऊपर हाथ रहा। तो इसी तरीके ये कमाइयां आपको करनी होंगी। इस तरह की ईमानदारी से लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे नहीं ये आदमी डिजर्व करता है और इसको ये मिलेगा। तो उसके लिए बस मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि आप जिस चीज के पीछे लोगो वो अधकचरा छोड़ के बीच में से मत निकल जाओ। बहुत जल्दी, आजकल का दौर ये, हमारे टाइम में इतना जल्दी दौर नहीं था, सिर्फ डीडी के था और वो चलने शुरू हुए थे। अभी हम लोग आया था उसके बुनियाद और फिर यात्रा ऐसे सीरियल आए थे। लेकिन हमारे बड़े नखरे हुआ करते थे कि ऐसे नहीं करते जरा। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि वो 6 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स और चलो बॉम्बे। तो फिर जब आप उस जगह पहुंचते भी हैं और कुछ थोड़ा सा मौका मिला भी आपको, तो आप अपना दे नहीं पाओगे और फिर उससे आपकी कोई चेंज बनेगी नहीं। तो बेहतर यही हुआ कि आप अपनी जगह पुख्ता कर लें, एक बार तटस्थ हो जाएं, फिर उसके बाद उस तरफ निकलें। कोई रोक ही नहीं सकता। और टैलेंट को तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं, आज तक कोई नहीं रोक पाया। जिसके अंदर टैलेंट है वो अपना मुकाम हासिल करते हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, बफर कितना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब रुक गया, थम गई, आने तो खत्म ही हो गया। खत्म उन लोगों के लिए होता है जिनकी नींव मजबूत नहीं होती। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, शोभना भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रद्धा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं, शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको हेलो बोल रहे हैं।
प्रतिमा जी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कह रही हैं पहली बार आपकी जर्नी सुनी और जानते तो काफी सालों से हैं। प्रतिमा जी नमस्कार। जी शगुन शेखर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कह रही काफी इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है। कोना रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ। अविनाश साहनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ये बहुत शुक्रिया हमारे साथ। दीदी जी। अविनाश सैनी जो मैं बता रहा था ना, अभी उनका फोन आया था। जी, हम्म। वो लिख रहे हैं कि प्राउड टू सी यू हियर। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। प्रतिमा जी नमस्कार। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, थैंक यू रश्मि मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानन सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू कानन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज पप्पन जी हमारे साथ जुड़े हैं, इप्टा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शालिनी जुनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी बब्बर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनिया चावला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वनीता ठाकुर जो एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर है हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू से हमारे साथ सुमन जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। जी सर जी। थिएटर की बात कर रहा हूँ जी। थिएटर की बात कर रहे थे, मैं ये यहाँ से जानना चाहूंगी आपसे कि हालांकि ये सवाल मैं सबसे पूछती हूँ लेकिन सबका अनुभव अलग होता है, और लेकिन ये थिएटर की जो मैं बात है वो तो बिल्कुल सही है। जो थिएटर है वो आपको जीवन जीने का सलीका सिखा देता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे सर? ये आपने इतना खूबसूरत प्रश्न किया है कि ईमानदारी से बताऊं, जी सर। थिएटर ना आपका जमीन से आसमान तक आपको बदल देता है। जैसे जैसे आप ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी नहीं बोल रहा मैं, जैसे जैसे आप जी जानते हैं जी इस दुनिया के बारे में, जितना पढ़ते हैं, जितना आपको करने को मिलता है, अगर जितने लोग इसमें कुछ, मेरी जिनको आप थैंक्स बोलिए, तो मेरी सिस्टर भी हैं, मेरे एक दो दोस्त भी हैं, वो सब जानते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला मैं बड़ा तुनक मिजाज का आदमी था, बहुत बहुत गुस्से वाला था, जी सर। और बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर जाता था। मैं आपको सिर्फ एक लाइन में ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस जगह नहीं आता हम्म, तो मैं अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाता। मैं अच्छे इंसान से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, बनिस्बत उस इंसान के जो एक ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाया, जो अपने सिर्फ ढाबे तक सीमित था, अपने माँ बाप तक सीमित था, उसका दायरा बहुत छोटा था। वो दायरा जैसे बड़ा हुआ, उसने मेरा पूरा नज़रिया चेंज किया। मुझे एक अच्छी शख्सियत बनने में थिएटर का बहुत 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 बड़ा योगदान है। और इन उन सभी लोगों का, जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, जिन लोगों ने मेरे पीठ पर हाथ रखा और कहा नहीं सेठी तू ऐसा नहीं है, और मैं बदलता रहा। वो फिर मेरी ज़िंदगी में, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में, मेरे बच्चों के साथ में, मैं तो अब अभी भी कहता हूँ, थिएटर एक अच्छा इंसान बनने की जगह देता है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, बनिस्बत आप उन लोगों के साथ ना जुड़ जाएं जो खुद ईमानदार नहीं है, जिन लोगों ने इसको बिजनेस बनाया हुआ है, पैम्फलेट और छोटे छोटे पोस्टर लगाकर आइए हम एक्टिंग सिखाते हैं आपको, या आपको रेडियो तक ले जाएंगे, आपको टीवी तक ले, ये जो लोग हैं, अगर आप गलत तरीके से उन लोगों के साथ जुड़ गए तो फिर मुश्किल आता है। अब अच्छे जो थिएटर करने वाले लोग हैं, जो समर्पित हैं, जैसे मेरे टाइम में अभी भी जब भी कभी मुझे कोई बोलता है कि यार मुझे फ़िल्में करनी है, मुझे टीवी करना है, मैं कहता हूँ जनाब एसआरसी का एग्जांपल देता हूँ, वहाँ 6 महीने का 2 महीने का कोर्स है, वो जाके करो। और वहाँ पर एनके शर्मा हैं दिल्ली में, पहले चला रहे थे ग्रुप, मुझे आजकल नहीं मालूम, वो बहुत ही ईमानदार थिएटर वर्क हैं, हम उनके पास जाइए। तो ऐसे लोगों के पास जाओगे, चाहे थोड़ी गालियाँ पड़ेंगी या थोड़ी सी बदतमीजी सहनी पड़ेगी, वो भी तब सहनी पड़ेगी जब आप गलती कर रहे होगे अब, या उसको ईमानदारी से नहीं कर रहे होगे। तो ऐसे लोगों से जुड़कर आप जब बाहर निकलोगे ना, तो आपके रास्ते साफ होंगे। और जब इन लोगों के जरिए आओगे जो पहले से ही आपको गलत सपने दिखाकर और पैसा लूट कर, आपको कोई 50,000 लूट कर, कोई लाखों लूट रहा है, वो तो मुंबई में भी लूटा जाता है,
कहीं भी आज थिएटर कर रहे हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, इन लोगों से बचें। ईमानदार थिएटर वर्कर्स, उनका बैकग्राउंड जान, जो आजकल तो सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि आप किसी को जानने के लिए इससे बढ़िया कोई जरिया ही नहीं है कि उसका पीछे तक आप खंगाल सकते हो कि पूछो भाई क्या करते हो आप। अगर वो यही करता है, लूटना और लोगों को मिसगाइड करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों से बचें। भाई इतना सा जवाब है। बहुत खूबसूरत जवाब है सर। और ये जितने भी यंग परफॉर्मर्स देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, वाकई बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत कुछ सीखेंगे। सर, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज और आपकी जो आइज की अगर बात करें, इतनी इंटेंस आइज आपकी, मैंने आपका बहुत काम देखा है। तो सर, आपकी जितनी फिल्में हैं, चाहे वो एक था टाइगर है, या डेली बैली है, या फिर खोसला का घोंसला है, या फिर तेरे बिन लादेन है, शहर है, दस्त है, कंपनी है, इतनी सारी मूवीज हैं। तो मुझे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी जो पर्सनल फेवरेट है, जितना आपने काम किया, कौन सी मूवी को आप मानते हैं? और बहुत सारा चैलेंजेस जिसमें आपने फेस किए, तो और इनसे जुड़ी कोई सुनहरी याद। मैं आपको बताऊं, मेरी तो इतनी बिसात ही नहीं, मैं उस जगह तक पहुंचा ही नहीं मैं जिसको कह सकूं कि मैंने कुछ बेहतर किया। बेहतर कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ का जो अपना इंडस्ट्री का कुछ सिस्टम है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं जब अपना फोटो सेशन कराकर बॉम्बे आया था, मुंबई में आया था, तो मैं प्रॉपर नेगेटिव किरदार करने के हिसाब से अपना फोटो सेशन कराया था। और ये हर व्यक्ति को मालूम है कि आप हीरो तो हो नहीं सकते। कई बार आपने सुना भी होगा कि आप नहीं कर सकते, तो आप वही काम करोगे। और जैसे आपने कहा आइस आपकी ऐसी हैं वैसी, वो बात मुझे भी दिखती थी, और मैंने अपने उसमें भी सीखा। और आईना भी मेरा बोलता था, मेरा खुद का आईना मुझे बता कि भाई तुम यहीं तक सीख दो। तो मैं जब आया तो मैंने सारे रोल नेगेटिव किए। चाहे किसी, मेरी शुरुआत हुई पहली फिल्म कलकत्ता से, मेल से सुधीर भाई कर रहे थे, सुधीर मिश्रा जी, वो नेगेटिव थी। या मैं सीरियल कर रहा था, सब नेगेटिव थे। फिर फिल्म मुझे मिली, दूसरी फिल्म कंपनी मिली, क्या बहुत लंबी कहानी है, वो यहाँ हो भी नहीं पाएगी पूरी। तो वो फिल्म में भी नेगेटिव था। फिर उसके बाद मैंने जमीन की, वो नेगेटिव, 10 नेगेटिव। एक व्यक्ति आया बीच में, जगदीप सानी और दिवाकर बनर्जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक फिल्म कर रहे हैं खोसला घोसला, और उसमें मैं बेसिकली ईमानदारी की बात बताऊँ तो जितने मैंने एक दो उस समय स्क्रीन टेस्ट दिए, वो इसके लिए दिए थे जो बोमन भाई ने जो रोल किया खुराना का, उसी के लिए उन्होंने, जयदीप भी यही चाहते थे कि खुराना का रोल सेठी से कराया जाए, क्योंकि दिल्ली बैकड्रॉप था, तो दिल्ली के ऊपर पूरी कहानी थी। लेकिन मैं पता नहीं, मुझे उस समय जो साउंड हुआ, या मुझे दिवाकर बनर्जी ने जो बात बोली कि मैंने वेट काफ़ी कम कर लिया था, तो उनको कुछ थोड़ा सा उस समय ऐसा चाहिए। तो मैं पहले था ऐसा, कंपनी के टाइम तक था मैं, तो उन्होंने वो रोल बोमन को जी को दिया और मुझे ये रोल विजेंदर वाला दिया। और इसके बाद फिल्म के, मेरी फिल्म में 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, और मैं इंतजार कर रहा हूँ इसका। मैं खोसला घोसला का इंतजार नहीं कर रहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ 10 का, क्योंकि 10 उस समय की बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी, और उसमें मेरा एक अच्छा किरदार था। तो मुझे लग रहा था कि फिल्म आएगी और मेरी जिंदगी टन 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 निकल पड़ेगी। 10 आई, उसको किसी ने पूछा नहीं, और खोसला घोसला मैंने की, उससे पूरी की पूरी जर्नी बदल गई, तो लोगों का नजरिया बदल गया। तो अब जितने भी आप मेरे किरदार देखेंगे, मैं ईमानदारी से कन्फेस कर रहा हूँ, जितने भी मेरे किरदार अभी तक किए हैं, चाहे वो लव चिकन खराना हो या तेरे बिन लादेन हो, वो इनसे कहीं परे नहीं। विजेंदर जो रोल था इसका, बस वहाँ थोड़ा सा कॉमिकल था, यहाँ थोड़ा सा कोई कमीना होता है, कोई थोड़ा सा तिरछा होता है, किरदार उसके आसपास नहीं। तो वो पूरा नजरिया बदल गया है अब। और मैं लोगों से कह रहा हूँ यार कि नहीं, मेरे में वो कुव्वत है कि मेन नेगेटिव रोल करने की। मैंने महेश भट्ट जी के साथ एक फिल्म कर रहा था जश्न, मैंने उनसे भी कही कि मैंने कहा सर अब करते हैं। उसमें मैंने वही किया। जश्न में भी एक म्यूजिक कंपनी का ओनर है, और वो करप्ट है, थोड़ा सा ईमानदार भी और करप्ट भी है, तो कुछ अलग नहीं। तो अगर आप कोई बात पूछेंगे तो एक ही फिल्म है खोसला घोसला, जिसने थोड़ा सा ट्रैक चेंज करवा दिया, तो मैं बोलूँगा वो बेहतरीन फिल्म। बाकी फिल्में तो सारी अच्छी हैं, आप किसी भी के साथ काम करते हैं और उस समय आप अपने
100% देने की कोशिश में लगे होते हैं और हर फिल्म इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद इससे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, लेकिन होता वही है जो मंजूर है खुदा होता। तो मैं तो अभी भी 22 साल की जर्नी में, 21 साल की जर्नी में आज भी इंतजार में हूँ, हुआ कुछ भी नहीं, बस काम किए चले जा रहे हैं बस। जो एक कलाकार होता है उसको वो हमेशा भूखा होता है कि इसे अच्छे से अच्छा हो जाए, एंड आर्टिस्ट कैन नेवर बी कंप्लीट, वी आर ऑलवेज इनकम्प्लीट, और इसलिए वो एक भूख होती है कि कुछ और अच्छा अच्छा आ जाए, और वो कैन नेवर बी सेटिस्फाई, कभी हो ही नहीं सकता एक कलाकार। तो सर आपने अभी कभी नहीं हो सकता एक कलाकार, क्योंकि उसमें ये है कि अभी तक वो जो मैं डिजर्व करता हूँ या जो मैं जानता हूँ जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे मिला ही नहीं ना, तो मैं शिकायत तो किसी कर नहीं सकता, लेकिन आज मौका मिल रहा है तो कह तो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुधा पुरी जी हैं, प्रोफेसर हैं, शी हैज रिटन खोसला का घोंसला टू गुड। वाकई बहुत ही, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कॉमेडी करना आसान नहीं होता, कॉमेडी करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ कॉमेडी करने की कोशिश होगी ना, वहाँ कॉमेडी कभी होगी नहीं। बिल्कुल, यस। आप कहोगे मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो फिर आप नहीं कर रहे, जिसको हम सिचुएशनल कॉमेडी बोलते हैं वो ही है। और आप जितना ईमानदारी के साथ उसको पोर्ट्रेट करेंगे वो है, वो जो उसकी डिमांड है। अगर कोई किरदार ही ऐसा है जिसमें उसको खिसियाकर हंसना है तो वो खिसियाकर ही, आप सोचो नहीं मैं तो कॉमेडी करने के लिए हंस रहा हूँ, वो कॉमेडी करने के लिए मैं, फिर वो कभी नेचुरल हो ही नहीं सकता और कोई आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं। वो समझ जाएगा कि ये किरदार के लिए मिसकास्ट है। ये मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा या बुरा, वो ये बोलेगा कि मिसकास्ट है, इसको नहीं होना चाहिए था इस रोल के अंदर। जी, हमारे साथ और भी व्यूअर्स जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। दीपाली नरूला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दीपाली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मालविका जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अय्याज आरिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, खुद एक मीडिया पर्सन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इजहार हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। राजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, चाहे वो रंगमंच के लिए हो या किसी भी फील्ड के लिए, चाहे वो टेलीविजन हो या सिनेमा हो, तो ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? ट्रेनिंग तो हर हाल में जरूरी है। जैसे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या आज की जितनी भी नए तरह की कोर्सेज आए हैं उसके लिए आप पढ़ते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। इंजीनियर होते हैं तब भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं उसके लिए भी आपके लिए प्रैक्टिस करानी होती है। ट्रेनिंग तो हर जगह जरूरी है जी। अब ट्रेनिंग तो दरअसल आज 5-6 साल का बच्चा टीवी पे देखते हुए बहुत अच्छा डांस कर लेता है, आपको पड़ता है ये तो डांसर है, उन्हें टीवी उसका देखता है। किसी बच्चे ने सिंगिंग प्रोग्राम देखा, उसका इनर टैलेंट जाके वो गाता अच्छा है, तो ट्रेनिंग उसकी भी वहां से हो रही है। जी। अब बगैर ट्रेनिंग के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, कहीं पर भी मुश्किलें नहीं आएंगी, आप रुक जाओगे, थम जाओगे। मैंने इससे पहले भी कहा कि आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत है। बिल्कुल। वो उसके रहते नीचे आप ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग कोई ट्रेन किसी को नहीं करता। जो एनएसडी में पढ़ाया जाता है वो ट्रेन नहीं कर रहे होते, वो आपके दिमाग को खोल रहे होते हैं, आपको दुनिया दिखा रहे होते हैं, उनका उसका क्राफ्ट समझा रहे होते हैं कि ये क्राफ्ट है इसको करने का, लाइट ऐसे होती है, स्टेज ऐसे बनता है, परफॉर्म करने के लिए ये जरूरी चीजें हैं, शूट करना है तो ऐसा होगा। तो वो ट्रेनिंग तो है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस ट्रेनिंग की वजह से आप अपने जब उस मुकाम पे पहुंचोगे मुश्किल नहीं होगी। आप यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी हम आए तो होने का यार ये ट्रेंड एक्टर नहीं है, इसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि फिल्म में नहीं, सीरियल में खास तौर पे जो लाइटिंग होती है या क्लोजअप होना है वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। और जो ट्रेंड एक्टर होते हैं उनको मालूम है कब लुक देना है, कितना टर्न करना है, कितना हिलना है। वो कैमरामैन बोलता है नहीं नहीं फ्रेम इतना है और आप ऐसे ऐसे करके मेरे फ्रेम से आउट हो रहे हो, वो भी टेक्निक का ही हिस्सा है। वो ट्रेनिंग की आपके काम आती है कि नहीं नहीं इसी के बीच में इतने छोटे से हिस्से में मुझे इतनी आइस मूवमेंट करनी है और इतना सर हिलाना है, इससे बाहर नहीं जाना, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग का ही, तो ट्रेनिंग तो हर जगह काम आती है, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। जब अगर हम ये बात करते हैं कि आपको थिएटर करना चाहिए, 6 महीने, साल, 2 साल आपको उसको दीजिए और उसके बाद निकलिए आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज है, आपके बोलने के अंदाज में फर्क होगा, आपके खड़े होने उठने बैठने की आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपको मालूम होगा कि कैसे बैठते हैं,
कितना हाथ हिलाना है, कितना पाँव हिलाना है, कितनी आगे मूवमेंट करनी, ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा। यही चीजें आपको चलो बताएंगे कि देखिए ये जरूरी है। लेकिन आप अगर टैलेंटेड हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप इस गलतफहमी में ही चल रहे हैं कि मेरा आईना तो सच बोलता है, वो वहाँ मिमिक्री कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत देखे हैं 20-21 साल के दौर में, और मैंने उनको कहीं जाते ही नहीं देखा, यहीं रुके हूँ जहाँ था मैं, और अलग दुनिया में चल रहे हैं। कोई डबिंग आर्टिस्ट बन गया, कोई इधर कहीं चला गया, कोई इधर चला गया, हुआ कुछ नहीं। तो अगर आपको आपका टारगेट क्लियर है, मछली की आंख देखकर आपको ही निशाना साधना है, तो उसके लिए आपको वो ट्रेनिंग की जरूरत तो है ही है कि आप अपने आप को पुख्ता कर लें। वो पुख्ता तभी होंगे जब आप उसके लिए प्रॉपर उसके अंडर काम करेंगे, उन लोगों के साथ काम करेंगे जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आदमी कोई किसी से बड़ा नहीं होता, लेकिन एक पौधा होता है ना, एक ऑफिसर है, उसके नीचे के एक ऑफिसर है, उसके नीचे के, जैसे हम देखते हैं क्लर्क से लेकर ऊपर तक, तो सभी लोग ऐसे ऐसे बनते ही हैं ना। वो कहीं ना कहीं पढ़ कर अपना कोर्सेज करके एग्जाम देकर और अपने सीनियरिटी की वजह से ही पहुंचते हैं। या तो सीनियर हो जाइए इतना छोटे छोटे को करते 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 करते। जैसे यहाँ हम बोलते हैं लोगों को जितना ऑडिशन करने का मौका मिले वो आपका रियाज है, ना हो आपका ऑडिशन कीजिए आप, तो आप वो ऑडिशन देंगे, आपका ही रियाज हो रहा है, आप ही पुख्ता हो रहे हैं। तो ट्रेनिंग जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। जी जी। हमारे साथ राजेश पॉल सर जुड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से। ही इज एन एविड एजुकेशनिस्ट एंड मीडिया कम्युनिकेटर हैं, एफटीआई से रहे हैं और दूरदर्शन से जुड़े रहे हैं एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और मैं ये जानना चाहूंगी सर आपसे कि सिनेमा और टेलीविजन में फ्रेम में बन जाता है जो एक्टर है, तो आपने रंगमंच भी किया है, आप सिनेमा से भी जुड़े हैं, आप टेलीविजन से भी जुड़े हैं, तो आप को जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? देखिए यहाँ थोड़ा सा झूठ से बचना होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। थिएटर एक बिल्कुल अलग दुनिया है, वहाँ कोई स्कोप नहीं, गलती भी है आपकी, अच्छाई भी तो आपकी, ऑडियंस बिल्कुल आपके सामने बैठी है, और वो आपको एक प्रोसीनियम थिएटर के अंदर, ओपन थिएटर के अंदर भी उसकी रेंज तक आपको मालूम है कि मेरी वो आखिरी जो कोने में जो मेरा दर्शक बैठा है वहां तक मेरी आवाज पहुंचे, ये अपने तरीके का एक एक्सपीरियंस है। जी जी। और बहुत मजबूत बनाता है थिएटर, बहुत मजबूत बनाता है, फ्रंट से लेकर आखिर तक की जो आपकी उन लोगों के साथ जो कनेक्शन बनता है, वो कॉन्फिडेंस आता है फिर काम करते करते। एक समय तो आप जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, जो लाइट ऑन होती है तो आप ऑडियंस की तरफ दिखते भी नहीं, और जिस समय आप पुख्ता हो जाते हैं फिर ऑडियंस की आंख में आंख मिलाकर आप बात भी करते हैं। yes. वो जो वो अलग है। अब यहाँ पर जो टीवी का फिल्म का जो मामला है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मजा फिल्म में आता है, इसमें कोई शक नहीं कि उसका कैनवास बहुत बड़ा होता है जी। और ये पैसा इसमें ज्यादा। सीरियल में अगर आप काम कर रहे हैं और आप कोई रनिंग रोल कर रहे हैं तो बन जाएगा फ्लैट आपका, कुछ साल 2 साल में भी आ जाएगी। फिल्म से नहीं आएगी, फिल्म से तो फिर आप जब तक कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बन जाते, स्टार नहीं बन जाते, तब तक आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा होता। लेकिन यहाँ लगातार आप शूट कर रहे हो, तो रोज ऑफिस जा रहे हो, रोज शूटिंग कर रहे हो, तो उसका थोड़ा पैसा बढ़ता रहता है। तो वो है फर्क। मुझे कोई खास फर्क नहीं लगा जिस समय आप काम करने जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने 12 साल के बाद अभी पिछले साल टीवी किया था, बैंड बाजा बंदरवाजा करके एक सीरीज थी। मकबूल भाई उसके डायरेक्टर थे, अमितोष नागपाल अपने एनएसडी के पास आउट हैं, जिन्होंने 1-2 फिल्में भी लिखी हैं इंग्लिश, और वो उसके प्रोड्यूसर भी थे और लेखक भी थे। तो एक बहुत अच्छी टीम बनी थी। हम लोगों ने किया, 12 साल के बाद मैंने किया, तो मैं तब थोड़ा सहमा हुआ था कि इतने टाइम बाद कर रहे हैं, वो इतने लंबे लंबे डायलॉग कैसे याद होंगे यार। वहाँ तो बहुत छोटे कट होते फिल्मों के अंदर, और दूसरा एक्टर की वजह से भी कई बार नहीं लंबे सीन लगते, पता नहीं वो बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जो अच्छी लाइन्स नहीं बोल पाते, तो उनके लिए भी सीन बहुत छोटे लेके जाते हैं, 2 लाइन में 3 लाइन में ख़त्म कर दो, अगले कट में बढ़ा लेंगे। तो सीरियल में नहीं होता, सीरियल में तो बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, कम से कम 2-2 3 पेज के जो सीन होते हैं, तब जाके तो वो
ड्यूरेशन निकलती कि आज हमने एक एपिसोड का इतना छूट निकाल ली। मैं गया, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब करना शुरू किया ना, फिर मैं वो अंतर भूल गया टीवी का और फिल्म का। फिर वही था कि आप अपना 100% कैसे दोगे, ये जरूरी है। फिर मीडियम नहीं रह जाता कुछ, ये मीडियम क्या है, ये कौन सा कैमरा है यहाँ। फिर उससे मैं आंखें खुली रखकर और दिमाग खुला रखकर यही काम होता है कि आप बेहतर से बेहतर करें। वो टेक्निक अलग हो सकती है, और वो टेक्निक भी तभी जरूरी पड़ती है जब आप क्लोज क्लोज हो रहे हो आपके, और वो कुछ ज्यादा समय के अंतर में आपकी समझ में आ जाता है, और वो ज्यादा मुश्किल होती नहीं। तो मेरे लिए थिएटर तो पूरी दुनिया अलग है, वो तो आपका जरिया है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर टीवी आ जाए, फिल्म आ जाए, या और कोई मीडियम कोई नया आने वाला हो, उसका भी वो चैलेंज स्वीकार कर लेंगे। मुझे उसमें कोई फर्क नहीं दिखता। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने, बहुत खूबसूरत की। थिएटर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, पेशेंस दे देता है, और एक जी हाँ जी। बहुत ही मजबूत इंसान बना देता है। आप किस जिंदगी की कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो अगर आप थिएटर से हो। जी गोविंद भट्ट जी ऐसा लिखते हैं कि जो 50 साल के हो चुके हों और अगर वो अब ट्रेनिंग करना चाहे तो वो क्या वो ले सकते हैं ट्रेनिंग, इस 50 साल के बाद के जो लोग। नहीं, ये तो आप क्या, कला का क्षेत्र है, इसमें तो एज मैटर नहीं करती, इसमें एज मैटर नहीं करती। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखना तो वैसे भी कभी उम्र नहीं खत्म होती। लेकिन अगर आप 50 साल के हो, और आप तो फिर एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हो। जब हम लोग शुरू हुए थे तो कभी कोई कह रहा था, या तू उस एज में नहीं आता, यंग एज में नहीं आता, उधर जाओ तो कहता नहीं, तू बाप भी नहीं लगता, चाचा भी नहीं लगता। तो भटक रहे थे कि हम किस एज में हैं यार। आप तो परफेक्ट हो इसमें। 50 साल मतलब ये तो तय है कि बाप का, चाचे का, ताए का वो रोल तो करोगे ही करोगे। लेकिन सीखना आपको भी नहीं है। आपको भी ऐसे ही किसी भी उम्र में, मैंने सुना है, देखा भी है कि किसी आदमी ने 50 साल की उम्र में जाके उसने अपना 10th क्लियर किया, उसने किया, पढ़ाई नहीं की, और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे जिद है कि मुझे स्टडी करनी है, और वो ग्रेजुएट होकर बाद आया। तो उम्र नहीं मायने रखती। और आज हमारे सिस्टम में भी इस तरह की फैसिलिटीज हैं कि आप उसे रोक नहीं सकते जो करना चाहता है। और आप करना चाहते हो तो आपके लिए भी जितनी बातें बच्चों के लिए कही गई हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बिल्कुल आप पर भी लागू होती है। सीखना आपको भी है तो आप भी बिल्कुल उन लोगों की तरह से ही मशक्कत कीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ आपके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा सा। वो तो कोई हीरो बनना चाह रहा होगा, कोई सोचा चलो मैं साइड हीरो बन जाऊं, चलो मैं उसका दोस्त ही बन जाऊं। आपका तो तय है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। चाचा ताऊ पापा ताऊ बनोगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, राघव प्रीति बहुत अच्छी राइटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो यंग परफॉर्मर्स जो मुंबई जाना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? एक ये सवाल, और दूसरा कामयाबी का मंत्र अगर हम कहें, इंग्रेडिएंट्स टू सक्सेस, आपके मुताबिक क्या है? ये दो सवाल हैं मेरे। नहीं, मैं दूसरा समझा ही नहीं। पहला सवाल तो ये है कि जो मुंबई जाना चाहते हैं यंग परफॉर्मर्स, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स देंगे, और कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मैं पहले का भी जवाब देता हूँ। जी। पहले का जवाब सर वही है कि अगर मुंबई आप आना चाहते हैं तो रोक तो आपको कोई नहीं सकता। ये तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी शहर में जाएं और अपना अपना बेहतर कुछ देना चाहते हो शहर के लिए, कीजिए। आप उस शहर को सर बड़ा टिप्स कीजिए यंग आप। परफॉर्मर्स, सर यंग लेकिन परफॉर्मर्स के लिए यंग परफॉर्मर के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, पहले तो ये तो क्लियर हो गया ना कि आप इतने पुख्ता हो चुके हो कि अब आपको मुंबई जाना है। अगर आपने कुछ ट्रेनिंग नहीं ली है और आप मुंबई चलने के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं, या पैसा आपके बहुत ज्यादा फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं, तो वो मेरी समझ से परे है। अगर आप उस समय बिल्कुल तैयार हैं तो यहाँ उस दौर के और आज के दौर में फर्क ये है, हमें मुंबई पहुंचकर हर ऑफिस में जाकर खटखटाना होता था, अपना फोटो देना होता था, और उनसे होता था कोई उनको पसंद आता तो उसी समय उनसे बातचीत करके या ऑडिशन देकर हम काम करते थे। लेकिन आज का दौर तो बहुत डिफरेंट है। आप मुंबई आ ही क्यों रहे हैं? सोशल मीडिया है, उनके जितने जितने लोग यहाँ आज कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आप किसी के ऑफिस आपको नहीं जाना हो, कोई आपको अटेंड भी नहीं करेगा ऑफिस में।
और 85 हूँ इस समय, ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो उनको पसंद आएगा तो वो आपको ले लेंगे, वो आपको दिल्ली के आप कहीं बैठे हो आपको उठा के ले आएंगे। ऐसे बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर देखे हैं मैंने, जो अगर लखनऊ का बैकड्रॉप है तो लखनऊ चले जाते हैं, वहाँ के थिएटर के आर्टिस्टों को लेते हैं, दिल्ली चाहिए तो दिल्ली के आर्टिस्टों को लेते हैं, आपको आने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मजबूत हैं, आप पुख्ता हैं, तो फिर आप अपना वही उनका वेबसाइट निकालिए, जो उनका पेज है वो खुद भी फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपना डालते रहते हैं कि अगर दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, या वैसे भी अगर आप नहीं दिल्ली की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपना उनके पास अपना पोर्टफोलियो, अपना रिज्यूम उनको भेजिए, और उनको लगेगा कि आप उनकी किसी रोल के लिए आप मुफीद हो, वो तुरंत आपको बुलाएंगे। लेकिन बॉम्बे आना ही है और उसको समुद्र के किनारे टहलना ही है, और समझना भी है कि मुंबई क्या है, इससे पहले कि मैं जिस शहर में जा रहा हूँ या मुझे काम मिलेगा कि और मुझे वहाँ जाके काम करना, तो उस शहर को मुझे समझना, तो उसके लिए आइए, बार बार आइए, और महीने में 10-15 दिन आइए और फिर लौट जाइए, अपना वहाँ का काम कीजिए। जिस समय यहाँ का रास्ता खुलेगा क्या रुक जाइए। और वैसे तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनके हमारे दौर में तो हमारे माँ बाप को अगर बोल दिया जाता था कि हमें नाटक करना है तो उनके लिए नौटंकी थी वो, और वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे थिएटर, उनको तो लगा बच्चा क्या हमारा हाथ से। लेकिन आज के, मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूँ आजकल की मम्मी पापा और मदर फादर को, जो अपने बच्चों के सपना पूरा करने के लिए वो जैसे कुछ बड़ा कोर्स कराने की जगह वो कहते हैं अगर तुम्हें अपना इस फील्ड में जाना तो जाओ, आप किसी को फोटोग्राफी करनी है उसके लिए वो इंस्टीट्यूट भेजते हैं, अगर किसी को वो करना है, ये ऐसे थोड़ी चल रहे हैं सुभाष घई अनुपम खेर के जो स्कूल चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। आप ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इतनी बड़ी फीस के साथ मुंबई भेजते हैं और उन्हें कहते हैं जाओ ट्रेनिंग ले लो, अगर आप उस तरह से आना चाहते हो उस तरीके से आओ। मैं तो अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे पास तो इतना धन नहीं था, मैं तो 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख लेकर आया था, वो भी खत्म हो गया तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। मैं तो उस नजरिए से बता रहा हूँ, उस तरह से करना तो है, वरना अब वो दौर बदला हुआ है, आप इन लोगों को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, उनके पूरी टीम होती है, और जहां आपके लिए होगा वो आपको तुरंत खोज निकालेंगे वहां से और आपको ले आएंगे कि चलिए मुंबई चलिए, आप इसके लिए ऑडिशन करने जाते हैं, सिंगिंग का अलग है, इंडियन आइडल में ही तो बोलते चल रहा है मुंबई, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, वैसे आप भी सिलेक्ट हो गए। आना है, जरा मुंबई समझना है और थोड़ा सा मजा लेना है कि नहीं नहीं पहले देख लेते हैं कि राजेंद्र सेठी सच बोल रहा है गलत बोल रहा है, वो आजमा लो बस। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत खूबसूरत टिप्स। अब एक आखिरी सवाल, और ये भी यंग परफॉर्मेंस की तरफ से मैं पूछ रही हूँ, आपका अनुभव सफलता के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए, कामयाबी को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए एक परफॉर्मर में? सफलता के लिए मुझे तो मिली नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके लिए क्या चीज जरूरी है। जी, ऑनेस्टी, यस, ईमानदारी, अच्छा इंसान होना, और प्रॉब्लमेटिक मत हो आप किसी के लिए भी। हमने की है गलती एक दो, उससे ही सीखा है, एक ही की है मैंने, और उससे माफी भी मांगी है मैंने, और इंतजार किया 1 महीने तक उसका, जब तक वो सामने नहीं आया मैंने माफी मांगी उससे। यहाँ नहीं चलता वो आपने सुना होगा जमाने में, वो स्टार नखरे करता था, वो करता था, वो दौर खत्म। अगर आप समझ रहे हैं कितना 50-60-70 लोग एक शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके लिए पैसा लगा रहे हैं, और वहाँ आप कोई मामा कोई फूफा खड़ा हो गया और उसने प्रॉब्लम शुरू की, वो नहीं चलता। फिर एक में करोगे आगे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो बस उतने ईमानदार बने रहो, कभी जिंदगी में सक्सेस मिले भी तो ऐसे रहो कि लोग कहें यार इस आदमी में जरा सा भी मैंने फर्क नहीं देगा, वो होना चाहिए। हमने अगर 4 फिल्में की हैं तो अपने लोगों से उठते बैठते हैं, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि सेठी में नखरा आ गया। क्या मैं बात, सेठी इसलिए बोलता हूँ कि लोग मुझे सेठी करके ही बोलते हैं, कोई सेठी साहब बोलता है कोई बहुत सारे सेठी बोलता मैसेजेस उसी नाम से आए हैं आपके लिए। है। तो आप जमीन पे रहें बस, जी, और प्यार से रहें। कभी भी जब आपको मौका मिले काम करने का, शुरू में मुश्किल होगी, इंतजार करें और देखते रहें, उससे भी सीखिए आप कि कैसे इतनी बड़ी दुनिया बस गई,
कुछ चंद लोगों का काम नहीं है। किसी एक दिन के शूटिंग में बहुत से लोगों के भविष्य जुड़े होते हैं, पेट जुड़े होते हैं। वो जब सब आपके जहन में रहेगा तो कभी तकलीफ नहीं होगी और आप आनंद लेंगे आप। क्या बात, बहुत जी जी खूबसूरत बात की सर आपने, बहुत ही खूबसूरत बात। प्रोफेसर जयदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट के लिए सर। वनीता ठाकुर जी कह रही हैं वेरी एंजॉयबल सेशन, थैंक यू। वर्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सुंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखते हैं कि मुझे राजेंद्र सेठी जी की एक बात हमेशा अच्छी लगी कि जो सच है वो बोलना सेठी साहब का जवाब नहीं इस मामले में। ये श्याम सुंदर जी लिखते हैं, अदाकार हैं, ये भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। जी जी तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी इंस्पिरेशनल आपकी जो जर्नी रही है, जो आपने इतने खूबसूरत टिप्स दिए हैं स्पेशली यंग परफॉर्मर्स के लिए, और आप हमारे इस मंच पर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हुई हो तो फिर उसकी माफी भी है। अगर It कोई was बड़ा it was so good. It was so enriching session, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक और जितने भी हमारे से व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी का थैंक यू कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बाय। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। और कल हमारे साथ जो शख्सियत होंगी, जाने माने इंटरनेशनली एक्लेम्ड कंट्री सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, गिटारिस्ट हैं, बॉबी कैश साहब हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ मेरे साथ एक और होस्ट होंगे प्रोफेसर जयदीप जी, और बॉबी कैश हमारे साथ होंगे। कल शाम को 7 बजे जुड़ेगा हमारे साथ इंटरनेशनली एक्लेम्ड कंट्री सिंगर, कंट्री म्यूजिक सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं, लिरिसिस्ट हैं। तो कल शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।